गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जस्ट एक बार कंफर्म करना ऑडियो क्लियर है सभी को। एक बार कंफर्म कर दो ऑडियो क्लियर आ रहा है सभी को। ठीक है। ठीक, लास्ट हमने बेसिकली वो डिस्कस किया था, रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करना है नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम में। ठीक है, अगर आपको कभी भी नॉन कंकरेंट का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको उसको कंकरेंट में कन्वर्ट करना है। कंकरेंट में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो कंसेप्ट यूज करना है वो बेसिकली क्या है कि कोई भी फोर्स कहीं भी लग रहा है, उस फोर्स को मैं कहीं और पे दिखा सकता हूं। लेकिन अगर मुझे कहीं और पे दिखाना है, लेट सपोज इस फोर्स को मुझे इस पॉइंट पे दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? एक ये फोर्स आएगा और साथ साथ इसका यहाँ पे रोटेशन का सेंस कैसे बनेगा? क्लॉकवाइज, इस तरीके से। तो आप इस फोर्स को हटा के यहां रख सकते हो, बट अकेले नहीं आएगा, उसके साथ एक कपल का मोमेंट भी आएगा। ये है डायरेक्टली आप किसी भी एक फोर्स को दूसरी जगह प्लेस कर सकते हो। ठीक है, ये चीज। एंड बाकी एक बार कंकरेंट में कन्वर्ट हो गया तो इजीली आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट है वेरिग्नेंस थ्योरम जो हमने पढ़ा था कि कोई भी नंबर ऑफ फोर्सेस सिस्टम में लग रहे हैं, है ना, कोई भी कंकरेंट फोर्सेस आपके लग रहे हैं, इन कंकरेंट फोर्सेस का किसी भी पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट होगा, लेट सपोज F1 F2 F3, ये तीनों जो फोर्स है ये मिलके जो मोमेंट बनाएंगे अबाउट पॉइंट है, वही अकेले रिजल्टेंट मोमेंट बनाएगा अबाउट दिस पॉइंट मोमेंट। ठीक है, लेट सपोज इसका कोई रिजल्टेंट ऐसे बनता है, रिजल्टेंट आर, तो रिजल्टेंट आर जो भी मोमेंट बनाएगा अबाउट पॉइंट ए, ठीक है, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए बिकॉज ऑफ द रिजल्टेंट, ये अकेले किसके बराबर हो जाएगा? समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए बिकॉज ऑफ द ऑल द फोर्सेस। सारे फोर्स मिलके जितना मोमेंट बना रहे हैं अबाउट पॉइंट ए, उतना सेम मोमेंट रिजल्टेंट अकेले बना रहा हो। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए कि रिजल्टेंट कितना दूर होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट से जो आपने सिलेक्ट किया। ठीक है, अब बात आ जाती है जब आप इक्विलिब्रियम की बात करते हो। कंकरेंट हमने इक्विलिब्रियम कंडीशंस तो देख ली थी। ठीक है, जब आप कंकरेंट वाले पार्ट की बात करते हो एंड इंपॉर्टेंट नॉन कंकरेंट भी, तो जब आप सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशंस या कंडीशंस लिख लेते हैं इक्विलिब्रियम की। ठीक है, इक्विलिब्रियम हमारे पास दो केसेस होंगे हमेशा, या तो कंकरेंट होगा या फिर नॉन कंकरेंट। ठीक है, या तो कंकरेंट होने वाला है या फिर नॉन कंकरेंट। ठीक है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम होगा या नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम होगा। अगर कंकरेंट फोर्स सिस्टम है तो हमारे पास इक्वेशन सिर्फ दो है। ठीक है, समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, जीरो, ये दो। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम की बात करते हो तो यहां हम बात करते हैं सेम कंडीशन, summation of force zero, summation of force along x and y, horizontal vertical direction of force zero, and एक और चीज, moment should also zero, moment about any point। ठीक है, ठीक है, moment यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं, moment about any point, किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट का वैल्यू है इट मींस रोटेशनल टेंडेंसी प्रेजेंट है वहां पे, और अगर रोटेशनल टेंडेंसी प्रेजेंट है इट मींस वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे क्यों नहीं आई? बिकॉज कंकरेंट फोर्स सिस्टम में रोटेशन का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, वहां पे मोमेंट का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है जीरो होगा। बट जब नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम होगा, मोमेंट का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। बट अगर मोमेंट का वैल्यू अगर प्रेजेंट है सिस्टम में इट मींस रोटेशनल टेंडेंसी। अगर रोटेशनल टेंडेंसी है तो आप उस सिस्टम को कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं बोल सकते। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए ये दो कंडीशन तो चाहिए ही चाहिए, नॉन कंकरेंट है, बट साथ साथ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट का वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब जाके अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब जाके आप बोलोगे कि नॉन कंकरेंट इज अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, इसे नोट करो। ठीक है, कंकरेंट फोर्स सिस्टम हमेशा किसके लिए डिफाइन होगा? बॉडी और पार्टिकल। कंकरेंट फोर्स सिस्टम देखो बॉडी एंड पार्टिकल दोनों के लिए डिफाइन होगा, बट जनरली जब आप बात करते हो किसी भी बॉडी की और उसमें कंकरेंट फोर्स सिस्टम लग रहे हैं तो वो बॉडी को आप एज अ पार्टिकल भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब इन जनरल मैं कह रहा हूं कंकरेंट फोर्स सिस्टम आप किसके लिए डिफाइन कर रहे हो? पार्टिकल के लिए। ठीक है,
बट नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम कभी पार्टिकल के लिए डिफाइन हो ही नहीं सकता है, बिकॉज पार्टिकल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आप नॉन कंकरेंट बोलते हो, क्योंकि नॉन कंकरेंट में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अलग अलग होना चाहिए। तो नॉन कंकरेंट के केस में कहीं ना कहीं हम बात करें एक बॉडी के, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करते हैं तो बॉडी हम कंसिडर कर रहे हैं रिजिड बॉडी, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहीं अगर सिर्फ पार्टिकल लिखा है तो आपके माइंड में ये चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि कंकरेंट फोर्स सिस्टम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। पार्टिकल में तो कभी नॉन कंकरेंट का मतलब ही नहीं है, पार्टिकल बोलने का मतलब है सीधा कंकरेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो ये 3 इस केस में कंडीशन हो गई और यहाँ पे 2। ठीक है, तो हमेशा याद रखना पार्टिकल मतलब कंकरेंट फोर्स सिस्टम, 2 कंडीशंस होंगी, रिजिड बॉडी, नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, और 3 कंडीशंस। मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, क्योंकि अगर मोमेंट का वैल्यू है इट मींस रोटेशनल टेंडेंसी, रोटेशनल टेंडेंसी मींस बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि जब आप बॉडी को इक्विलिब्रियम में बोल रहे हो आपको 2 चीजें कंसीडर करनी है, ना ही उसमें ट्रांसलेशन इफेक्ट होने चाहिए और ना ही रोटेशनल इफेक्ट होने चाहिए। तो जब आपके ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल इफेक्ट्स बैलेंस होंगे तभी आप बोलोगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। लिख लिया चीज, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखना है इसमें। a ladder AB a ladder AB of 5 meter, of 5 meter and weight 600 Newton is resting against a wall, ठीक है, against a wall, full stop, assuming frictionless contact, at floor and wall, ठीक है, full stop, find the magnitude of force P, required to maintain the equilibrium of ladder, ठीक है। और लेट सपोज इस तरीके से आपको दे रखा है, ठीक है, ये ए बी लैडर, ठीक है, दिस इज 3 मीटर, ये 3 मीटर साइड दे रखा है और ये 4 मीटर दे रखा है, ठीक है। एंड फोर्स आपका अप्लाई हो रहा है बी पे, कुछ इस तरीके से, ये पी फोर्स इस तरीके से अप्लाई हो रहा है, आपको इसका वैल्यू निकालना है सो दैट ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे, कौन, लैडर। तो सबसे पहले क्या करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे लैडर ए बी का, एंड जो भी फोर्स उस पर एक्ट कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करो एंड इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करो डायरेक्ट। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ लेडर ए बी का,
और जैसे ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आपको पता चल जाएगा फोर्स सिस्टम कौन सा है, कंकरेंट या नॉन कंकरेंट। तो उस हिसाब से आप कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो इक्विलिब्रियम की। ठीक है। हाँ कितना आ रहा है? 400। हाँ यस 400 करेक्ट। ये आपने डायग्राम यहाँ पे सही बनाया, तो यहाँ पे ये डब्ल्यू ऐसे कैसे हो गया? आप लेडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का मतलब लेडर का सारे कॉन्टैक्ट्स रिमूव करो, लेडर को अलग से यहाँ पे ऐसे लाइन शो करोगे, वेट यहाँ पे लग रहा है, तो आपने मतलब ये डायग्राम ऐसे कैसे बनाया? हाँ मतलब ये वेट जो होगा एग्जैक्टली इसका सेंटर में होगा। तो हाँ ये चीज नहीं, जब लेडर बना रहे हो तो बाकी डायग्राम बाकी उसके साथ कोई दूसरी चीज बनाने की जरूरत ही नहीं। देखो लेडर आपने बनाया, दिस इज ए बी, आपने वेट दिखा दिया लेडर का वेट, ठीक है। आप फोर्सेस को रिप्रेजेंट करोगे उसके अलावा और कुछ नहीं, कॉन्टैक्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर अगेन वो डायग्राम बन गया। फोर्स पी लग रहा है यहाँ पे, उसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया। बी कॉन्टैक्ट में किस साथ? फ्लोर के साथ, तो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, लेट सपोज इसको N1 बोल रहा हूँ, ठीक है। और ए पे भी एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, उसको हम बोल रहे हैं N2, ठीक है। बस ये डायग्राम है फ्री बॉडी, बाकी कॉन्टेक्स्ट ये रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है अलग से वॉल, बस आपको फोर्सेस तो दिखाने हैं डायग्राम में। जो लेडर है, लेडर को आपने सिस्टम माना है, सिस्टम पे जो भी फोर्सेस लग रहे हैं सिर्फ वही, ठीक है। डायमेंशंस आपको पता है 3 एंड 4 एंड इसका 5 एंगल वैसे भी आपको पता चल जाएगा। तो ये एक नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है एंड आपके पास इक्वेशंस जो अवेलेबल है वो है समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग हॉरिजॉन्टल, अलोंग वर्टिकल 0, एंड तीसरा है समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज 0, अबाउट एनी पॉइंट इज 0। तो ये तीन कंडीशंस है। हाँ नॉर्मल रिएक्शन, ओनली नॉर्मल रिएक्शन, अदरवाइज अगर रफ होता तो फ्रिक्शनल रिएक्शन भी होता। ठीक है, तो तीन कंडीशंस हैं आपके पास, तीनों कंडीशन को स्टार्टिंग से अप्लाई करते हैं। देखो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो फर्स्ट कंडीशन को अगर आप अप्लाई करते हो, अगर फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा? हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सा है? एक ये और एक ये, सिर्फ यही अवेलेबल है। तो फर्स्ट कंडीशन अगर आपने अप्लाई करी, समेशन ऑफ फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल 0, इसको अप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल रहा है? N2 टूवर्ड्स राइट जा रहा है तो पॉजिटिव ले लेते हैं इसको, P आपका टूवर्ड्स नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव। मतलब कहने का मतलब है P का वैल्यू N2 के बराबर है, ठीक है। बट N2 तो अभी अगेन अननोन है। तीसरी इक्वेशन यूज करते हैं, सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं। सेकंड इक्वेशन आप देखोगे समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वर्टिकल 0, इसको अप्लाई करते हो तो क्या लिखोगे? N1 ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव, W नीचे की तरफ तो नेगेटिव, इक्वल्स टू 0। तो W N1 इक्वल्स टू W, ठीक है, N1 इक्वल्स टू W, ये एक वैल्यू निकल के आती है। हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए? P की वैल्यू चाहिए। तो इन दोनों से क्या आंसर निकल के आएगा? इन दो इक्वेशंस को अगर मैं यूज करूं आंसर निकलेगा कभी? कभी नहीं निकलने वाला, ठीक है। दो वैल्यूज है, दो इक्वेशन है, दोनों ही अननोन है, N1 N2 दोनों ही अननोन है, तो नहीं निकलेगा। मुझे थर्ड इक्वेशन भी यूज करना पड़ेगा। थर्ड इक्वेशन क्या है? समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट 0। मोमेंट किसके अबाउट 0 लेना चाहिए मैं? हाँ हाँ, ए के अबाउट, ए के अबाउट आप क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अगर आप ए के अबाउट लेते हो तो N2 का वैल्यू ऑलरेडी 0 है, ठीक है। कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होंगी? एक W इन्वॉल्व होगा और
N1 इन्वॉल्व होगा, P इन्वॉल्व होगा, लेकिन N1 का वैल्यू क्या है, W आपको गिवन है, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, चाहे आप A के अबाउट लो चाहे B के अबाउट लो, एक ही बात है, ठीक है। लेट सपोज हम दोनों के अबाउट लेकर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए है, सबसे पहले हम 0 लेते हैं, तो ए के अबाउट आप मोमेंट 0 ले रहे हो, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये बी है। ए पे N2 का मोमेंट होगा नहीं कुछ, सिर्फ W है। W की वजह से मोमेंट कितना लगेगा, अच्छा W की वजह से पहले तो सेंस क्या होगा, क्लॉक और एंटी क्लॉक, हाँ ए पे, हाँ क्लॉकवाइज। और डायरेक्शन डायरेक्शन के मतलब डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो W हमेशा, देखो ये चीज है, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये, मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, तो यहां से लेकर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये टोटल कितना है 5 है ना, उसका हाफ होगा, क्योंकि सेंटर से ये सिंपल सी बात है, ये इसको 2.5 है, ये एंगल आपके पास जो भी है उसका एक cos थीटा कंपोनेंट निकाल लो, लेट्स सपोज ये थीटा है, तो ये मुझे बेसिकली ये लेंथ की रिक्वायरमेंट है ना, तो इसको क्या लिखेंगे हम 2.5 cos थीटा, ठीक है। क्योंकि जो भी आपका वेट लगेगा वो तो एग्जैक्टली सेंटर से ही लगने वाला है ना, तो ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, तो मुझे तो ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, लेट सपोज थीटा है तो 2.5 cos थीटा। अच्छा cos थीटा को क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा एक ही बात है। cos थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो ठीक है, इस हिसाब से आप cos थीटा का वैल्यू यहाँ से ट्राइंगल से लिख सकते हो, ये चीज एक तो ये हो गया। उसके अलावा P का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, P अगेन क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके बाद यहीं पर लिखते हैं इसके नीचे P इंटू डिस्टेंस कितना है, P का लाइन ऑफ एक्शन देखो, ये P का लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट A के बीच में ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है 3 है, तो P इंटू 3। N1 ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएगा, तो माइनस N1 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना होगा, ये 4 इक्वल्स टू 0 करोगे, और N1 का वैल्यू तो क्या W ही है, तो यहां से आप P का वैल्यू निकालोगे 400 आएगा, ठीक है। बट आप एक चीज देखो, अगर मैं B के अबाउट निकालता ना, मुझे सिर्फ दो चीजें कंसिडर करनी थी, और उसमें से एक वैल्यू मेरा आंसर है। ए पे आपने निकाला तो तीन चीजें आ रही है, एक दो तीन मोमेंट आपको लिखने पड़े, अगर आप मोमेंट अबाउट पॉइंट बी 0 करते, और करके इसके लिख लेते हैं, अगर मोमेंट अबाउट पॉइंट बी 0 करते तो मुझे क्या करना था, सिर्फ एक तो W का मोमेंट जो कि है एंटी क्लॉकवाइज, इनटू डिस्टेंस होगा ये 2.5 cos थीटा, है ना, क्योंकि W का लाइन ऑफ एक्शन ये, और ये लाइन ऑफ एक्शन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी पॉइंट के बीच के, ठीक है। W का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट बी पे निकालना है, तो ये बेसिकली डिस्टेंस है मेरे पास, तो ये डिस्टेंस कितना है 2.5 cos थीटा, वो लिख लिया। और उसके अलावा N2 क्या है क्लॉकवाइज, तो N2 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3, क्योंकि N2 का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो ये डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस 3 आपके पास, तो यहां से सॉल्व करोगे N2 का वैल्यू आ जाएगा, और N2 ही तो आपका P है। तो ये चीज आपको चेक करना है कि किसके अबाउट मोमेंट लेके मेरा कैलकुलेशन इजी है, ठीक है। कैलकुलेशन इजी देख के साफ पता चल रहा है, वहां पे मुझे 3 मोमेंट कंसीडर करने हैं, मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 मोमेंट कंसीडर करने थे, ठीक है। तो वो चीज आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि यार मैं ए के अबाउट मोमेंट 0 लूं या बी के अबाउट, डिपेंड करता है कैलकुलेशन कहाँ पे इजी होगी, ठीक है। चाहे आप ए से करो चाहे बी से करो, आंसर सेम ही आएगा, बट ये होता है कि कैलकुलेशन टाइम, इसमें ऑब्वियसली बात है थोड़ा टाइम इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगा, इसमें थोड़ा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे आप 2 ही मोमेंट कंसिडर कर रहे हो, वहां पे 3, है ना। तो बी पे देखो ना, बी पे तो ऑलरेडी दो फोर्स का मोमेंट कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 फोर्स का मोमेंट तो यहीं पर ही 0 हो रहा है, बचे कितने 2 फोर्स, बचे कितने 2 फोर्स बचे। बट अगर मैं ए पॉइंट को देखता हूं तो मेरे पास W भी है, N1 भी है, P भी है, तो 3 फोर्स, तो 3 फोर्स का मोमेंट लिखना पड़ेगा, तो बेटर है कि मैं बी के अबाउट करूं, ठीक है। मिस्टेक्स हमेशा मोमेंट की कैलकुलेशन में होगी, तो उसको अगर आपको अवॉइड करना है तो लाइन ऑफ एक्शन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके बना लिया करो, एंड तब डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना चाहिए मोमेंट निकालते वक्त, अदरवाइज क्या होता है थोड़ा सा कैलकुलेशन में, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। 400 आएगा आंसर।
ठीक है, ठीक है, आ गया ना 400 तो सभी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। अ लैडर वेट, अ लैडर, फिर W लिख लेना शॉर्ट में डायरेक्ट, लैडर W इक्वल्स टू 100 न्यूटन is to be kept, is to be kept in position as shown in figure। ठीक है, आगे लिखो रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ फ्लोर एंड स्मूथ वॉल। ठीक है, फुल स्टॉप। डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स, determine the horizontal force required at floor level, at floor level to prevent it, determine the horizontal force required at floor level to prevent it from slipping, from slipping when a man, when a man ब्रैकेट में वेट इक्वल्स टू लिखना 700 न्यूटन, W इक्वल्स टू 700 न्यूटन is at, is at 2 meter, is at 2 meter above the, above the floor level, is above the floor level। ठीक है, इस तरीके से आपको गिवन है। तो फोर्स एट फ्लोर लेवल मतलब ए पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, तो उस फोर्स का वैल्यू का हमें कैलकुलेशन करना है। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करो।
मैन का वेट भी तो दिखाओगे। मैन का वेट का है। टू मीटर 3 मीटर के जस्ट यहीं पर ही तो होगा कहीं। व्हेन मैन इज एट 2 मीटर अबव द फ्लो लेवल, तो यहाँ कहीं होगा वो। ठीक है, तो लेट सपोज ये इसका सेल्फ वेट हो गया कितना, ये 100 न्यूटन। मैन का वेट लेट सपोज 3 मीटर है, तो लेट सपोज इधर ही कहीं लग रहा होगा, तो हमने लिख दिया ये 700 न्यूटन है, इस तरीके से। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, देखो लैडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। दिस इज 100 न्यूटन, दिस इज 700 न्यूटन। ठीक है, ये फोर्स P लग रहा है जो हमें निकालना है। लेट सपोज इसको हम N1 बोल देते हैं और इसको N2, ये जो रिएक्शंस बनेगी यहाँ पे, ये चीज, ये आपका कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। एंड ये एंगल 60 डिग्री आपको गिवन है। ठीक है, ये वर्टिकल डिस्टेंस आपको 3 मीटर गिवन है। निकालो P का वैल्यू क्या आएगा। अगेन नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम, 3 इक्वेशंस अवेलेबल है, तीनों को साइमल्टेनियसली आपको यूज करना है। मनीषा आंसर सही है आपका। सही है, इक्वेशंस अप्लाई करो, डायरेक्ट इक्वेशंस। हाँ हाँ, वही तो बोल लिखा है कि P का वैल्यू बताना सो दैट वो इक्विलिब्रियम में रहे। हाँ तो, हाँ ठीक, तो ये इक्वेशन आपने समेशन एफ एक्स क्या लगाया, P-N2, P-N2 हुआ ना, N1 कहाँ से आ गया, N2 हो।
298, यस 298 आ रहा है आंसर। क्या हुआ? देखो पहले तो सुनो एक चीज, पहले आपको क्या करना है, जो भी गिवन डायग्राम में है ना, जो भी गिवन सिचुएशन है, सबसे पहले उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। पहली बात, ये फ्री बॉडी डायग्राम तो क्लियर होगा, इसमें तो कुछ नहीं है ना? कौन 700 न्यूटन? नहीं, आपने क्वेश्चन सुनो तो, क्वेश्चन क्या लिखा है, 3 मीटर ये आपकी हाइट है, 2 मीटर, लेट सपोज मैंने अज्यूम करा कि 2 मीटर यहाँ पे, मेरे को ये चीज क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि फ्लोर से 2 मीटर होगा तो एक ही जगह ना। अब एक चीज आपको क्या करना है, अगर आपको एक्चुअल लोकेशन निकालनी है तो आप क्या करो, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो पहले तो, ठीक है। हमें ये 3 मीटर तो गिवन है, एंगल गिवन है, तो आप बाकी कोई भी डायमेंशन निकाल सकते हो साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री रूल लगा के। बट 3 मीटर उसने, ये टोटल 3 मीटर है, उसने बोला फ्लोर से 2 मीटर, तो मैंने यहाँ पे बना दिया उसे, ठीक है। बट एक्चुअली मुझे ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ये वाला, क्योंकि जब मैं मोमेंट लूंगा, चाहे इस फोर्स का मोमेंट लूंगा यहाँ पे, तो मुझे बेसिकली ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है। मतलब हम गेस नहीं कर सकते कि वो वहां कि अच्छा W के सेंटर से किधर होगा। देखो एक्चुअली क्या है ना, ये हाइट कितनी है वो आपको देखना पड़ेगा, बस जस्ट वैसे आप गैस भी कर सकते हो, तो ये इधर ही होगा, इसके इस साइड ही होना चाहिए। जस्ट अगर आपको गैस भी करना है, क्योंकि 3 मीटर है, तो 3 मीटर के बाद 2 मीटर के लेट सपोज मैंने मान लिया, लेट सपोज कि यहाँ पे, बट जब मैं एक्चुअली में इसका लेंथ निकालूंगा, इसका लेंथ निकालूंगा, तो मुझे क्लियर हो जाएगा लोकेशन किधर है वो। देखो अभी ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं सीधा डायरेक्ट, आप इसको इधर उधर कहीं भी बनाओगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने के बाद एक्चुअल डिस्टेंस आपको मिलना ही है वैसे भी। पहली बात, ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखो ये 3 मीटर परपेंडिकुलर दिया है, ये क्या है, बेस है, तो मैं सीधा 10 थीटा लगाता हूँ, 1060 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 बाय, लेट सपोज इसको आपने दिया नाम ABC, तो ये AC हो जाएगा। तो AC का लेंथ आपके पास है 3 बाय 1060, ठीक है। अगर आपको AB चाहिए तो आप क्या लगाओ, साइन थीटा लगा सकते हैं, साइन 60 इक्वल्स टू व्हाट, 3 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना, AB, तो आपके पास AB वाला लेंथ भी आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय साइन 60, तो आप उसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज आ गया। अब मैं लेट सपोज सबसे पहले लगा रहा हूं इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन लगाते हैं, समेशन fx0। समेशन fx0 अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आप एक चीज देखो, हॉरिजॉन्टल में फोर्स कौन से, एक P है और एक N2 अवेलेबल है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही होना है सिंपली, तो मैं डायरेक्टली P इक्वल्स टू N2 लिख लेता हूं, है ना। तो मुझे हॉरिजॉन्टल में दो ही फोर्स दिख रहे हैं ना, P एंड N2, ऑब्वियसली बात है, बैलेंस करेंगे एक दूसरे को तभी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। तो पहली इक्वेशन तो हमने ये अप्लाई करा, दूसरा इक्वेशन अगर मैं अप्लाई करता हूँ, समेशन Fy इक्वल्स टू 0, ठीक है, समेशन Fy इक्वल्स टू 0, तो वर्टिकल फोर्सेस का समेशन 0 होना चाहिए, ठीक है। वर्टिकल फोर्सेस में क्या है, एक N1 आपका ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, बाकी 100 नीचे है, 700 भी नीचे है, इक्वल्स टू 0, मतलब N1 का वैल्यू इज 800, ये चीज, ठीक है। N1 का वैल्यू 800 निकल के आएगा यहां से, ठीक है। पहले बताओ, ये दो इक्वेशन तो सिंपल है ना, समेशन Fx अप्लाई करते हो तो P बराबर N2 होना, क्योंकि और कोई दो फोर्स इन दोनों के अलावा और कुछ है नहीं यहाँ पे। वर्टिकल फोर्स में N1 ऊपर की तरफ जा रहा है, 100 न्यूटन नीचे, 700 न्यूटन नीचे, तो N1 का वैल्यू 800 आ गया। अब मुझे ना एक्चुअली किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, P का, तो मैं क्या करता हूँ, मोमेंट अबाउट किधर ले, आप A के अबाउट 0 कर लेते हैं, ठीक है। ये A है आपके पास, ये B है, तो लेट सपोज अगर मैं मोमेंट अबाउट पॉइंट A 0 करता हूँ, तो एक तो 100 है और एक 700 और एक N2, और N2 ही तो बेसिकली मेरा किसके बराबर है, P के, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट A 0 करते हैं, ठीक है। इसको अगर हम 0 करें तो सबसे पहले N2 मल्टीप्लाइड, N2 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएगा, ये N2 फोर्स अबाउट पॉइंट A, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, डिस्टेंस कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 3, ठीक है, क्योंकि N2 की लाइन ऑफ एक्शन ये है, लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 3। अब बात आती है 100 की, 100 क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो प्लस 100 इंटू डिस्टेंस कितना होगा, देखो 100 इंटू डिस्टेंस कितना होगा डिपेंड करता है 100 की लाइन ऑफ एक्शन, ये 100 की लाइन ऑफ एक्शन ये है, और लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये,
मतलब ये डिस्टेंस मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? अब ये तो मुझे पता है वेट है, तो एक्चुअली ये सेंटर पे लगेगा, ठीक है, इसका जस्ट हाफ होने वाला है। ये जो पार्ट है, ये जो भी पार्ट है, लेट सपोज इसको मैं ना ऐसे लिखता हूँ, ये जो भी पार्ट है इसको मैं लिख रहा हूँ AB/2, ठीक है, जस्ट ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि AB की वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट नहीं करी इसलिए। तो AB/2 होगा, AB/2 का ये क्या हो जाएगा, कौन सा कंपोनेंट होगा, कॉस। तो AB/2, एक काम करो इसका वैल्यू निकाल के बताओ कितना आ रहा है पहले तो, वरना 2 2 करते रहेंगे वहां पर फिर। AB का वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ कितना आ रहा है। हाँ 3.4641, ठीक है, 3.4641 आ रहा है, तो इसका हाफ आ जाएगा 3.6, एक सेकेंड, 1.7320, ठीक है, ये आ गया। बट कॉस कंपोनेंट होगा ना, ये चीज आपको पता है 1.7320 ये है, और इसका कॉस कंपोनेंट, तो कॉस 60 ये चीज। तो 100 के साथ मल्टीप्लाई क्या होना है डिस्टेंस, 1.7320 कॉस 60, ठीक है। तो 100 का लाइन ऑफ एक्शन देखना है, लाइन ऑफ एक्शन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा कॉस 60 मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है, अच्छा ठीक है, अच्छा ये आपने डायरेक्ट वैल्यू बताया, ठीक है, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो ABC, लेट सपोज इसको मैं D पॉइंट मानता हूं, तो ये मेरे पास होगा AD cos 60, मैं ऐसे लिख लेता हूं, AD cos 60, ठीक है। तो AD cos 60 ये वैल्यू मल्टीप्लाई करना है, और AD cos 60 का डायरेक्टली आपने वैल्यू ये लिखा है 1.7320, ठीक है। फिर आता है 700, ठीक है, ये भी अगेन क्लॉकवाइज। अब इसका डिस्टेंस कितना होगा, मुझे ये डिस्टेंस पता है ना 2 मीटर, मुझे परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस पता है 2 मीटर, ठीक है, तो मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। देखो आपको ना परपेंडिकुलर पता है और बेस चाहिए, मतलब ये वाली चीज, ये वाला जो डिस्टेंस है इट इज 2 मीटर, ये आपको गिवन है। 700 जहां भी लग रहा है वो फ्लोर से 2 मीटर पे लग रहा है, तो ये डिस्टेंस तो मुझे पता है, ये डिस्टेंस निकालना है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं tan थीटा। तो tan 60 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 2 मीटर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। लेट्स सपोज को हम नाम लिख लेते हैं E, तो ये हो जाएगा आपका AE, है ना। AE का वैल्यू आ जाएगा आपका यहाँ से 2/1060, है ना, रिजल्टिंग वैल्यू बता रहे हैं ना फाइनल, ठीक है। तो 700 मल्टीप्लाइड बाय आपका होगा ये AE जो भी वैल्यू आ रहा है, ठीक है, और ये जो वैल्यू लिखा है ये किसका वैल्यू लिखा है हमने, AD cos 60। हाँ इसमें थोड़ा सा ना ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा ज्यादा यूज है क्योंकि इन्होंने डायमेंशन हमें प्रॉपर पूरा दिया नहीं, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ से सॉल्व करोगे आंसर, यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका N2 का वैल्यू जो कि आएगा 289 ना कि 98 था ये, 298, ठीक है, 298.9, हाँ 29 ना 3 ऐसे लिख लेते ये चीज। और यही वैल्यू बेसिकली किसकी है, P की, ठीक है। तो जो डायमेंशन गिवन है उसको यूज करो, एंड एंगल गिवन है तो आप दूसरा कोई भी डायमेंशन निकाल सकते हो। देखो एंगल गिवन है और एक डायमेंशन गिवन है तो आप कोई भी डायमेंशंस निकाल सकते हो ट्रायंगल की, बाकी रिमेनिंग 2 डायमेंशंस। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ 1.732, हाँ लेकिन सर हमारा AE डिस्टेंस है जो हमारा कम आ रहा है, मतलब तो AE अलग हो, AE कम आ रहा है, हाँ इसका मतलब वो मैं इधर होना चाहिए AE, अच्छा AE का वैल्यू कम आ रहा है, हाँ तो फिर ठीक है, वही तो बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन के बाद ही तो पता चलेगा, वो कैलकुलेशन के बाद ही आपको पता चलेगा। तो आप क्या बोल रहे हो, AE का वैल्यू हमारा कम आ रहा है AD cos 60 की वैल्यू से, मतलब 1.732 से कम आ रहा है, हाँ तो ठीक है, इट मींस वो इधर की तरफ होगा, ठीक है। तो भाई मैं बोल रहा आप इधर बनाओ उधर बनाओ, आपने तो लेना तो ये तो कंफर्म है, हमने इसको 2 मीटर ही लेना है बस, उससे आपका डिस्टेंस आएगा तो वो फाइनली आप कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो वो तो खैर डायमेंशन चेक कर लेना जो भी है, हाँ थोड़ा डिफरेंस है वो होगा राइट में, सेंटर से राइट की तरफ, तो ये अरे ये वाला AD cos 60 का वैल्यू कितना आ रहा है, 1.73 है, और जो टोटल डिस्टेंस है ACB वो है 1.73
ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा ज्यादा फर्क नहीं, हाँ वो हो सकता है। एसी डेफिनेटली ए से बड़ा होगा ना। हाँ ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ मतलब अप्रोक्सीमेटली वो डिस्टेंस आप लिख लोगे फाइनली, इसमें इतना नहीं सोचना है। देखो क्या है, एडी एडी कॉस 60 जो था ये वैल्यू आपने जो भी निकाला कितना 1.732, नहीं 1.73 आ रही है। 1.73 आ रहा है। टोटल डिस्टेंस तो मैं सीधी निकल जाएगी ना। हाँ टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास ये है ना 3/1060 है, वो चीज है। ठीक है, वो कैलकुलेशन आप कर सकते हो, तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के चेक कर लोगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। मेन आप बस ये देखो जब भी क्वेश्चन आएगा इक्विलिब्रियम का, आपको करना है क्या है, प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले जो भी गिवन सिस्टम है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त आपको सारे फोर्सेस दिखाने, जहां पे भी कॉन्टेक्ट से वहां से रिएक्शन आएगा, जो भी एक्सटर्नल फोर्स है वो आप वो दिखा सकते हो। 3 इक्वेशन है हमारे पास, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई और समेशन ऑफ मोमेंट, इन सबको जीरो रखो। इन तीनों को साइमल्टेनियसली यूज करना है। अब वो डिपेंड करता है कि किसकी वैल्यू जीरो, मतलब इस इक्वेशन को यूज करके आपको कौन सा पैरामीटर मिल रहा है, इसको जीरो करके कौन सा पैरामीटर मिल रहा है, और इसको जीरो करके कौन सा पैरामीटर मिल रहा है, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। बट आपको करना क्या है, सिर्फ इन तीनों इक्वेशन को ही तो साइमल्टेनियसली यूज करना है। ठीक है, वो चीज है। ये आ गया 298, आ गया ना ये चीज। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो अगर। देखो बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें, और कुछ नहीं। ये स्टेप्स फॉलो करके आपको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है। तो इन्होंने बाकी डायमेंशन नहीं दी, इन्होंने एंगल दिया और ये डायमेंशन दिया, तो आप ये निकालना चाहो चाहे ये डायमेंशन निकालना चाहो, वो आप इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन लिखना है एक, अ केबल पी क्यू, a cable PQ of length 25 meter, of length 25 meter is supported at two ends, is supported at two ends at the same level, at the same level. ठीक है, at the same level. ठीक है, as shown in figure, the horizontal distance between support, the horizontal distance between support is 20 meter. Horizontal distance between support is 20 meter. Full stop. A point load of 150 kilonewton is applied at point R, at point R, which divides it into two equal parts, which divides it into two equal parts. Full stop. Neglecting the self weight of cable, tension in the cable due to applied load is, ठीक है सॉल्व करो क्या आएगा आंसर। ठीक है, वैसे इसमें डायग्राम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं, बहुत सिंपल सा है।
ठीक है, दोनों सपोर्ट के बीच में डिस्टेंस आपको दिया 20 मीटर। ये केबल है पूरा, ये PRQ, ये पूरा केबल है। केबल का टोटल लेंथ कितना है? 25 मीटर। और जो R है बेसिकली वो एक्चुअली पूरे केबल को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब PR बराबर RQ होगा। ठीक है, तो टेंशन निकालना है इन PR एंड RQ। वन ट्वेंटी फाइव 125, यस। ठीक है, तो ये 20 मीटर बेसिकली सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस, टोटल रोप जो केबल है उसका 25 मीटर गिवन है। तो ऑब्वियसली बात है ये 12.5 होगा, ये भी 12.5 होगा। ठीक है, ये 12.5 गिवन है, ये टोटल 20 है, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज 10 मीटर, है ना। तो ये 10 मीटर, ये 12.5, ये एंगल आप यहां से निकाल सकते हो इजीली। क्यों एंगल की रिक्वायरमेंट है? देखो आपको क्या निकालना है, एक तो ये यहाँ पे आपको 150 किलोन्यूटन फोर्स दे रखा है, ये केबल है RQ, तो यहाँ पे कुछ एक टेंशन डेवलप होगा और एक टेंशन यहाँ पे डेवलप होगा। तो टेंशन यहाँ पे जो भी आपका डेवलप हो रहा है, लेट सपोज TRQ केबल पे हम टेंशन TRQ ऐसे लिख रहे हैं, और टेंशन इन PR इस तरीके से। अब ये चीज है, तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको पता है 3 फोर्सेस है, इजीली आप लामीस थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर सिंपली समेशन एफ एक्स समेशन एफ आई करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये एंगल थीटा निकल जाएगा यहाँ से, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा लगाओ यहाँ पे डायरेक्ट, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 10 है डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 12.5 है, तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा, और थीटा जो भी निकलेगा, और यहाँ पे ये टोटल क्या होगा, ये 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा ये भी एक। ठीक है, बाकी ये एंगल आप इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, ये जो भी एंगल आएगा, क्योंकि ये दिस वन, तो ये तो 90 है, ये एंगल जो भी आएगा उस हिसाब से आप निकाल सकते हो। तो क्या करना है यहाँ पे, देखो टेंशन निकालना है, टेंशन डिवाइडेड बाय टेंशन PR लेते हैं लेट सपोज, डिवाइडेड बाय साइन, साइन ऑफ व्हाट, इसका अपोजिट एंगल, ये कितना आ रहा है यहाँ पे, थीटा का वैल्यू कितना आएगा पहले बताओ, 53.13, थीटा का वैल्यू ही आया, तो ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना बचेगा, 180 माइनस 53.13। ठीक है, तो साइन 180 माइनस 53.13 विल बी द एंगल,
क्योंकि पी आर के जस्ट अपोजिट एंगल ये बनना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये टी पी आर हो गया डिवाइडेड बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब बेसिकली लोड 150 डिवाइडेड बाय साइन, ये एंगल कितना हो जाएगा, ट्वाइस 2 थीटा, ठीक है, 2 इंटू 53.13। तो यहां से आप टी पी आर निकाल लो, एंड एक्चुअली दोनों सेम ही आ रहा होगा 125, ये चीज। तो ये 10, ये 12.5, तो एंगल आप इजीली निकाल सकते हो। एंगल निकल गया एक बार, तो उसके बाद डायरेक्टली लामिस थ्योरम अप्लाई करो, ठीक है, ठीक है। तो आप देखो, ये एक फोर्स लग रहा था 150, एक टेंशन इधर डेवलप होगा, एक टेंशन इधर डेवलप होगा, तो 3 फोर्सेस, एंड अगर इक्विलिब्रियम कंडीशंस अज्यूम करें तो आप इजीली लामिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। या लामिस अप्लाई करो, या फिर समेशन एफ एक्स जीरो या समेशन एफ वाई जीरो, इन दोनों को एक साथ यूज करके भी आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो 125 आंसर आ रहा है, हाँ ठीक है, करेक्ट, 125 सही है। ठीक है, ठीक है, इसको ड्रॉ करो पहले। ठीक है, यहां से लेकर ये एल बराबर है, ये एल और ये एल, ठीक। एक पॉइंट लोड लग रहा है सी पे, एबीसी एक पूरा रिजिड आर्म है और एक ये रोप है, टेंशन पी बाय रूट टू, जो पहले क्वेश्चन तो लिख लेते हैं, ठीक है, बना लिया तो फिर क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिख लो, बनाते रहना फिर। एन असेंबली मेड ऑफ रिजिड आर्म, an assembly made of rigid arm ABC hinge at
at end A, and supported by an elastic rope CD. ठीक है. The member is assumed to be weightless. ठीक है. Under the action of concentrated force P, at C location, under the action of force P at location C, find the tension in the rope. ठीक है. तो जैसे ये अभी गिवन जो भी डायग्राम है, इसके अगर आप बात करो, सबसे पहले तो आपको रिएक्शंस पता होने चाहिए डी और ए पे कितने डेवलप होंगे. ठीक है. हमें टेंशन निकालना है, बट उससे पहले हम ना एक काम करते हैं. आपके पास जो भी सिस्टम है उसमें आपको रिएक्शंस डेवलप, ऑब्वियसली बात है, ये हिंज पोजीशन है, वहां पे आपको दिख रहा है ये डी सपोर्ट है, तो आपको रिएक्शंस पता होने चाहिए. लेकिन रिएक्शन का डायरेक्शन हमें नहीं पता. लेट सपोज आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, कुछ भी आपको नहीं पता, बट फिर भी आप अज्यूम कर सकते हो. लेट सपोज कुछ भी अज्यूम करते हैं. लेट सपोज ये आर ए आपका ऐसे ऊपर की तरफ है. ठीक है. मैं अपने एंड से कुछ भी मान रहा हूँ, एंड मुझे लगता है कि जैसे ये आर डी डाउनवर्ड की तरफ है. ठीक है. मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ. तो अभी मैंने सिस्टम को अलग अलग पार्ट में नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे सिस्टम को एज अ होल कंप्लीट इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ. तो आप एक चीज देखोगे, अगर मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन पूरे सिस्टम के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा. एक तो पी फोर्स मेरा डाउनवर्ड है, ठीक है, नेगेटिव, आर डी भी नेगेटिव, और आर ए ऊपर की तरफ पॉजिटिव, इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैंने अप्लाई किया समेशन ऑफ फोर्सेस वर्टिकल 0. तो मैंने ये कंडीशन अप्लाई करी है पूरे सिस्टम के लिए. ठीक है. पूरे सिस्टम के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं. अभी मैंने कोई पार्ट अलग नहीं किया, पूरे सिस्टम के लिए अप्लाई किया. तो यहां से मेरे पास ये क्या देखने को मिल रहा है मुझे, ये रिलेशन मुझे आर ए विल बी इक्वल्स टू पी प्लस आर डी ऐसे देखने को मिलेगा. लेट्स सपोज ऐसे. ठीक है. हाँ. अच्छा, हाँ, ये सही पूछा आपने. रोप का टेंशन कौन सा वाला लेना. कौन सा वाला. कहाँ से आप टेंशन, यहाँ से टेंशन की बात कर रहे हो. हाँ, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि ये टेंशन ऐसे, अगर आप सी को कंसीडर करते हो तो टेंशन इधर की तरफ होगा. टेंशन मतलब अवे होता है आपको. जो भी लेट सपोज ये इलास्टिक मेंबर है ना, अगर मैं सी को कंसीडर करता हूँ तो टेंशन विल बी अवे फ्रॉम सी. बट अगर मैं पॉइंट डी कंसीडर करता हूँ तो टेंशन विल बी अवे फ्रॉम पॉइंट डी. एंड अगर आप पूरे सिस्टम को कंसीडर कर रहे हो तो ये क्या है, पूरा सिस्टम. वही बात है, टेंशन पता कब दिख रहा है, जब मैं सिर्फ ऐसा सिस्टम कंसीडर करूं, ये पार्ट,
ये मेरा सी वाला लोकेशन है और ये है मेरे पास सिर्फ आधा रोप कटा हुआ, मैंने सिस्टम कट कर रखा है, तब मैं रोप की बात करूं, तब मैं टेंशन की बात करूं। अब पूरे रोप को कंसीडर करो तब टेंशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टेंशन जो यहां से लग रहा है वही टेंशन वहां से भी लग रहा है, वो दोनों चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो टेंशन हमेशा याद रखो, ये मेंबर है रोप वाला जहां पे आपको टेंशन मिलेगा। तो अगर आप सी को कंसीडर करते हो तो सी से अवे होगा टेंशन, डी को कंसीडर करो तो डी से अवे होगा, एंड अगर आपने पूरे सिस्टम में उसको कंसीडर कर रहे हो तो वो दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, ये चीज। तो मैं ये जो इक्वेशंस लगा रहा हूं पूरे कंप्लीट सिस्टम के लिए अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। एंड लेट सपोज हॉरिजॉन्टल फोर्स तो यहाँ पे कोई है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ मोमेंट जीरो लेता हूँ, लेट सपोज पॉइंट ए के अबाउट, पॉइंट ए के अबाउट मैंने मोमेंट जीरो कंसीडर किया, ठीक है। अभी लिखना मत, ये चीज पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने ये कंडीशन लगाया पहले, पूरे कंप्लीट सिस्टम के लिए लग रहा है, ठीक है। फिर ए के अबाउट मोमेंट जीरो करते हैं, ए के अबाउट मोमेंट जीरो करेंगे तो पी का मोमेंट ए के अबाउट क्लॉकवाइज क्या लिखेंगे, पी इंटू एल, पी का लाइन ऑफ एक्शन ये कुछ ऐसा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना फ्रॉम ए, ठीक है, तो पी इंटू एल हो गया। और अगर मैं आर डी की बात करूं, आर डी पी इंटू टू एल, बट सेंस क्लॉकवाइज, तो पी इंटू टू एल इक्वल्स टू जीरो, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दोनों पी आर डी होगा ना, ये तो सॉरी दिस इज आर डी, तो आर डी इंटू टू एल हमने डिस्टेंस कर दिया। ये इक्वेशन क्लियर है यहाँ तक ना। तो यहां से आर डी का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, माइनस पी बाई टू। अब एक चीज है यहां से ना, जब माइनस साइन है इसका मतलब क्या है कि जो मैंने डायरेक्शन अज्यूम की थी आरडी की वो गलत है बेसिकली। माइनस साइन जब भी आपकी कैलकुलेशंस में आ रहा है, इट इज जस्ट मीनिंग क्या है इसका कि अज्यूम डायरेक्शन ऑफ आरडी वाज रॉन्ग, ठीक है। जो हमने डायरेक्शन अज्यूम करी थी वो गलत है बेसिकली, माइनस साइन का ये मतलब आता है, ठीक है। तो गलत है इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगा, ठीक है। तो करेक्ट जो होगी वैल्यू आरडी विल बी, वैल्यू तो वही रहेगा पी बाई टू, बट क्या होगा, अपवर्ड, ठीक है। तो ये चीज आपको अभी से क्लियर होना चाहिए, आगे ट्रस्ट में हम यूज करेंगे। तो डायरेक्शन के बारे में हमें नहीं देखना है, बस वैल्यू आ जाएगा। अगर आंसर मेरा पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, मतलब कोई डायरेक्शन जो है मैग्नीट्यूड यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, अगर आपने सही करा एज्यूम तो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आने वाला। बट अगर मैंने डायरेक्शन अज्यूम जो करी वो गलत होगी तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, बस ये चीज होता है, ठीक है। तो ये चीज लिखो सबसे पहले, ठीक है। इसलिए मैंने जानबूझ के उसको डाउनवर्ड इसलिए लिखा ताकि आपको ये चीज क्लियर है, क्योंकि कई बार होगा आपको इमीडिएटली नहीं पता चलेगा अपवर्ड है कि डाउनवर्ड, तो आप अज्यूम कर लो कुछ भी, अज्यूम करने के बाद आंसर पॉजिटिव आता है, इट मींस डायरेक्शन अज्यूम किया था जो सही, नेगेटिव है। सर एक बात बताओ, हाँ हाँ जैसे ये ना हिंद के साथ कांटेक्ट में, हाँ आर्म के साथ, हाँ हाँ, तो ये ऊपर की तरफ कांटेक्ट में, तो हाँ। रिएक्शन तो नीचे को लगेगी, जैसे नॉर्मल में होता है। रिएक्शन नीचे लगेगी ऊपर लगेगी, जैसे बॉडी है ना, और हाँ आपने उसके ऊपर ऐसे कोई रखा हुआ बॉडी हाँ इसके ऊपर, तो रिएक्शन हमेशा से ऊपर को रखी थी। हाँ तो यहाँ पे हिंज तो उसके साथ कनेक्शन में है ना, हाँ ऐसे मतलब रूफ के साथ, हाँ, तो नीचे लगनी चाहिए रिएक्शन, ऐसा कुछ रिएक्शन होता है? नीचे क्यों लगेगी। अच्छा एक चीज बताओ, हिंज आपका ये सरफेस ऐसा ये ऊपर जो भी है, जैसे लेट सपोज यहाँ पे कुछ कनेक्टेड है, अरे एक चीज बताओ, जैसे ये फ्लोर यहाँ पे ये चीज कनेक्ट, इसका वेट नीचे की तरफ है तो रिएक्शन ऊपर नहीं लगेगी, किसको, वेटलेस अज्यूम किया है, बट कांटेक्ट की वजह से तो रिएक्शन ऊपर ही लगेगा। अज्यूम किया है, अज्यूम इसलिए किया है क्योंकि हम इसका वेट कंसीडर इसलिए नहीं कर रहे, एनालिसिस में इन्वॉल्व ना करें, अदरवाइज तो वेट होगा। अगर वेट ही नहीं है तो फिर तो रिएक्शन का मतलब नहीं होगा, वो तो हम एनालिसिस में यूज नहीं कर रहे हैं वेट, अदरवाइज तो मुझे इसका वेट कंसीडर करना चाहिए कुछ यहाँ पे, वो चीज है, ठीक है। अच्छा एक और चीज देखो, जब भी आप रिएक्शन की बात करते हो ना, पॉजिटिव ऊपर है नीचे, वो आपको खुद साइंस से भी पता चल जाएगा। मतलब इन केस कभी डाउट भी होता है ना, तो आप सिर्फ इक्वेशन लिखो जो भी आपने डायरेक्शन माना है, उसके हिसाब से आंसर पॉजिटिव नेगेटिव आपको खुद पता चल जाएगा। तो इसलिए मैंने जानबूझ के आरडी को डाउनवर्ड माना है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे नेगेटिव आंसर आना है, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने जो लिखा वही आंसर सही आ गया तो फिर कभी आपको डाउट भी नहीं होगा, इसलिए एक्चुअली मैंने इसको जानबूझ कर इस तरीके से सॉल्व किया। अब आरडी का वैल्यू नेगेटिव आया तो मुझे पता चल गया डायरेक्शन गलत है हमारा, तो आरडी विल बी अपवर्ड। अब ये आरडी का वैल्यू आ गया पी बाई टू, ठीक है, आरडी का वैल्यू पी बाई टू आ गया, ठीक है। अब आरडी का वैल्यू पी बाई टू अपवर्ड आ चुका, इट मींस अब हमें पता है, ये चीज हमें कंफर्म पता है कि आरडी जो लग रहा होगा ऊपर,
ये वाला तो गलत है, आर डी लगेगा ऊपर। अब आर डी ऊपर लग रहा है, आप क्या करो, मोमेंट अबाउट डी, एक काम करो, डी पे 0 कर सकते हो, वहां से भी निकाल सकते हो आर ए का वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आएगा पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन लिखी थी, देखो एक चीज देखो, ये वाली जो इक्वेशन लिखी थी मैंने किसके हिसाब से लिखी थी, जो अर्लियर मैंने पहले अजम्पशन माना था, तो वो मुझे फिर दोबारा से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए 0 करने से मुझे आरडी का ये कंफर्म पता चल गया, आरडी ऊपर लग रहा है। बट अगर मैं एक और काम करता हूँ, मोमेंट अबाउट डी 0 करता हूँ, तो मुझे कहाँ का वैल्यू मिलेगा, रिएक्शन आर ए मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, पी का तो मुझे कंफर्म पता है, डायरेक्शन पी इंटू क्या हो जाएगा, एल, बट ये क्या नेगेटिव होगा ना, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पी इंटू एल, ये हो गया। आर ए मैंने अज्यूम करा था ऊपर की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो प्लस आर ए इंटू कितना डिस्टेंस है ये 2l, तो इक्वल्स टू 0। यहां से आर ए का वैल्यू क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव p/2। मतलब जो डायरेक्शन अज्यूम करी थी आर ए की, आपने सही कर रखी है, गलत आपने अज्यूम किया था आर डी का। ठीक है, तो डायरेक्शन आपने अज्यूम करी थी आर डी की वो गलत थी, आर ए वाला सही है। ठीक है, तो अपने एंड से अगर आपको कंफर्म है, आपको गैस आप बिल्कुल कंफर्म कर रहे हो, तब तो ठीक है। वैसे अगर नहीं भी पता चलता ना, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, आप डायरेक्टली अज्यूम कर लो। आप पता है वो जो आपको पता है माइंड में डाउट इसलिए आ रहा है क्योंकि हम जो ये करते हैं अज्यूम, तो हम बोलते हैं ऐसे, ये चीज को बोल रहे हो क्या अभी, इस वजह से, क्योंकि यहाँ तो अवे जा रहा है और यहाँ पे हम टूवर्ड्स द हिंज बोल रहे हैं रिएक्शन, इस वजह से बोल रहे थे आप शायद। नहीं नहीं, वो तो मैं वही मैं बोल रहा हूँ, सुनो तो ये हम तो बोला हमने टूवर्ड्स, वहां पे हम अवे दिखा रहे हैं। एक्चुअली वो ये भी तो देखो, फोर्स, ये फोर्स का इफेक्ट इस पे क्या पड़ रहा होगा। हाँ यस एग्जैक्टली, ये जो पी फोर्स है, ये इसका इफेक्ट यहाँ पे क्या पड़ रहा होगा। यहाँ पे तो हम डायरेक्टली हमें पता है कि यार ये नीचे नहीं जा सकता, इसलिए ऊपर हमने बोल दिया। बट कई बार ऐसे केसेस मिलेंगे जहां पे आपको सपोर्ट में भी ऐसा रिएक्शन देखने को मिलेगा। जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ोगे, कुछ केस ऐसे भी होंगे जहां पे आपको ऐसा रिएक्शन मिलेगा, बट उसका रीजन अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ दूसरा मोमेंट लग रहा हो सकता है। जैसे ये आपके पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, इसको मैंने हिंज मान लिया, लेट सपोज ये रोलर है, तो यहाँ पे मैंने लेट सपोज एक बीच में एक मोमेंट लग रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बीम में कोई और लोडिंग नहीं है, एक क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है। अब इस क्लॉकवाइज को बैलेंस करना है, तो ऑब्वियसली बात है सपोर्ट के थ्रू ऐसा रिएक्शन बनना चाहिए जो एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बनाए। ये क्लॉकवाइज बन रहा है एक्सटर्नल लोडिंग, इसको बैलेंस करना है तो एक एंटी क्लॉकवाइज डेवलप होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज कैसे डेवलप होगा, ये जो रिएक्शंस है ना, ये रिएक्शंस, ये आर नीचे की तरफ और ये आर ऊपर की तरफ, ये कैसे बना रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज इसको क्लॉकवाइज को बैलेंस कर रहा हो। तो यहाँ पे देखो ये डाउनवर्ड है, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। ठीक है, इस वजह से तो हाँ, हमने पूरे सिस्टम को कंसीडर किया और आर डी का वैल्यू हमें कंफर्म हो चुका है कि ऊपर है, और आर ए का वैल्यू भी ऊपर की तरफ है। ठीक है, करेक्ट। सिग्मा एफ वाई में टेंशन, शशि आपको ये चीज क्लियर हो गया, आई थिंक मैंने आपका मैसेज अभी देख रहा हूं मैं, टेंशन वाला क्यों हमने कंसीडर नहीं किया है। समेशन एफ वाई में टेंशन क्यों नहीं कंसीडर किया, उसका रीजन है क्योंकि मैं पूरे सिस्टम, पूरा इसको कंसीडर कर रहा हूं एज अ सिस्टम। ठीक है, क्योंकि जब आप पूरी रोप को कंसीडर कर लोगे तो टेंशन इसका इधर की तरफ, इसका टेंशन इधर की तरफ, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब मैं टेंशन को बीच में से कट करूंगा तब तो मुझे टेंशन विजिबल होगा कि हाँ टेंशन लग रहा है इसमें। ठीक है, इसलिए हमने नहीं टेंशन कंसीडर किया। अभी हम जब इंडिविजुअली अलग अलग कंसीडर करेंगे तब टेंशन आएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमने जो लिखा था यहाँ पे ये चीजें फिर रेक्टिफाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर आप इसको रेक्टिफाई करोगे कैसे हो जाएगा, स्टार्टिंग आपने ये लिखा था बट करेक्ट क्या होगा, P डाउनवर्ड और आर ए आर डी ऊपर की तरफ। तो इक्वेशन पता क्या बनेगी, P डाउनवर्ड और
आर ए आर डी ऊपर की तरफ, तो आर ए प्लस प्लस आर डी इक्वल्स टू 0, तो आर ए प्लस आर डी इक्वल्स टू पी, ये इक्वेशन बनेगा करेक्ट। ये जो हमने लिखा था तो हमने उसके हिसाब से लिखा था जो पहले लिखा है अजम्पशन, वो गलत था जो हमें यहाँ पे आके पता चला। तो करेक्ट इक्वेशन ये बनेगा समेशन एफ वाई जीरो का आर ए प्लस आर डी इक्वल्स टू पी। ठीक है, इसको भी लिख लेना वहीं पर ही। ठीक है, करेक्ट इक्वेशन ये बनेगा। ठीक है, ये करेक्ट इक्वेशन बना है क्योंकि यहाँ पे हमारा अजम्पशन पता चला कि वो गलत था। अब हमें पूछा है टेंशन इन द रोप। ठीक है, टेंशन इन द रोप। अब आप रोप का टेंशन चाहे मैं यहां से कंसीडर करूं चाहे यहां से कंसीडर करूं, वो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। टेंशन सी से अवे, डी से भी अवे, है ना, दोनों एंड से सॉल्व कर सकते हो। इतना पार्ट तो लिख लिया होगा सभी ने। ठीक है, तो एक काम करते हैं, दोनों एंड से सॉल्व करके देखते हैं। आंसर तो खैर सेम ही आएगा, बट आपको एक बार आइडिया लग जाएगा कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। लेट सपोज सबसे सिंपल तो वही है, आर डी वाले, इसको मैं सपोर्ट को कंसिडर करता हूं। ये है आपका टेंशन टी, ये आपका क्या लग रहा है आर डी ऊपर की तरफ, और कुछ अप्लाई हो रहा है यहाँ पे और कुछ नहीं। तो मैंने अब इसको अलग कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया। सपोर्ट पे रिएक्शन, ये रोप का टेंशन, और कुछ फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, ये एंगल आपको पता है, एंगल हो क्या हो जाएगा ये 45। क्यों? क्योंकि ये डायमेंशन भी इक्वल, ये डायमेंशन भी इक्वल, एल एल इक्वल लेंथ है, तो एंगल 45 बनेगा यहाँ पे, एंगल 45 बनेगा। तो क्या करना है सीधा यहाँ पे समेशन ऑफ फोर्स, कौन सी इक्वेशन लगाए यहाँ पे हम, वर्टिकल जीरो ना, क्योंकि आपको निकालना ये है और दूसरा फोर्स वर्टिकल गिवन है, तो ऑब्वियसली बात है वर्टिकल फोर्सेस का समेशन जीरो करोगे आप। इसको अप्लाई करते हो तो आर डी ऊपर की तरफ पॉजिटिव, टेंशन का ये वाला कंपोनेंट नीचे, मतलब टी कॉस 45 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से टी का वैल्यू क्या आएगा, आर डी डिवाइडेड बाई कॉस 45। ठीक है, आर डी डिवाइडेड बाई कॉस 45, आर डी का वैल्यू पी बाय 2, कॉस 45 का वैल्यू 1 बाय रूट 2, रूट 2 ऊपर, तो फाइनली पी बाय रूट 2। तो ये तो सिंपल तरीका है, इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ठीक है, सबसे सिंपल ये तरीका। अब आप क्या कर सकते हो, या तो आप यहां से टेंशन कंसिडर कर लो या यहां से टेंशन कंसिडर करो। ठीक है, सिंपल वैसे ये है कि हम यहाँ का टेंशन कंसिडर कर ले। तो लेट सपोज इसको हम ऐसा देखते हैं कि फर्स्ट मेथड ऐसा लिख लेते हैं कि ऐसा कर सकते हो आप एक तो। सेकंड आप क्या कर सकते हो, इस पार्ट को भी मैं रिमूव कर रहा हूं। सेकंड पार्ट हम ये करते हैं, इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, कंसिडर ये कर रहे हो तो आप पूरा ये चीज आएगा कंसिडरेशन में। ठीक है, इस तरीके से कंसिडरेशन में आएगा। और ये जो रोप है, रोप के थ्रू ये टेंशन टी, ये फोर्स पी, और वहां पे रिएक्शन ऊपर आर ए, इस तरीके से। ठीक है, अगेन यहाँ पे अभी एंगल आपको पता है क्या बनेगा, 45 डिग्री सेम एंगल बनना है, 45 डिग्री, क्योंकि ये भी 45 है ना, ये भी 45 है, तो ये भी 45। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, इस ये अब आपका ये है सिस्टम, ये कंप्लीट आपका सिस्टम है। तो समेशन एफ वाई जीरो करते हैं। ठीक है, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 करा हमने, तो आर ए ऊपर की तरफ पॉजिटिव। ठीक है, टी डाउनवर्ड नेगेटिव, टी का कंपोनेंट ऊपर की तरफ पॉजिटिव। ठीक है, टी कॉस टी, हाँ ठीक है, कॉस लिख लेते हैं, कॉस 45 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से सॉल्व कर लो। आर ए का वैल्यू क्या लिखा था हमने, पी बाई 2, ये पी, टी कॉस 45 मतलब 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2। यहां से सॉल्व करोगे, ये भी माइनस पी बाई 2 का वो इधर जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। फाइनली टी का वैल्यू जो आएगा अगेन पी बाई रूट 2। तो चाहे आप इससे सॉल्व करो चाहे वैसे सॉल्व करो। ठीक है,
क्योंकि आपको टेंशन निकालना है, चाहे मैं रोप यहां से कंसीडर करके टेंशन की बात करूं, चाहे मैं यहां से टेंशन कंसीडर करके करूं, तो दोनों एंड से सेम आंसर आना है। ठीक है, ये चीज तो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, बट हमेशा एक चीज याद रखो, जब आपके पास पूरा सिस्टम आपने कंसिडर किया है, तो सिस्टम में जो भी रिएक्शंस हैं तो आप पूरे सिस्टम के लिए इक्वेशंस अप्लाई करते हो। तो अगर जैसे ये रोप है, इवन जब हम ट्रस पढ़ेंगे तो ट्रस का जो मेंबर होता है, और आपने पूरी ट्रस कंसिडर कर रखी है, ठीक है, ट्रस में भी तो टेंशन एंड कंप्रेशन होते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास ये ट्रस है, लेट्स सपोज ये आपके पास एक ट्रस है, ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास एक ट्रस गिवन है, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे एक एक्सटर्नल लोड लग रहा है पी, इस तरीके से। अब जब आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाओगे पूरी ट्रस के लिए, तो क्या आप इंडिविजुअली मेंबर्स का ट्रस के मेंबर्स का टेंशन कंप्रेशन कंसीडर करोगे क्या? नहीं होगा वो कंसीडर, ठीक है। जब आपने पूरा मेंबर ही कंसीडर कर लिया हो तो बैलेंस्ड है ना, तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जब आपने पूरी ट्रस कंसीडर करोगे तो सिर्फ एक्सटर्नल लोडिंग आपको देखने को मिलेगा, ये जो रिएक्शंस है ये आपको देखने को मिलेगा। इंडिविजुअल मेंबर के टेंशन एंड कंप्रेशन फोर्सेस की हम बात नहीं करेंगे, वो तो तब पिक्चर में आएगा जब आप मेंबर्स को कट कर रहे हो, तो वो फोर्सेस आपको तब विजिबल होंगे, ठीक है। इस वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ठीक है, ये आपका सिविल में पूछा था गेट 2018 में, 16 सॉरी 2016 में पूछा था, सिविल का ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना वो है गेट 2018 में, इसमें लिखना अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 250 mm and weight 10 kilonewton a cylinder of radius 250 mm and weight 10 kilonewton is rolled up against a obstacle of height 50 mm by applying a horizontal force height 50 mm by applying a horizontal force P at its center, ठीक है, as shown in figure. All the interface are assumed frictionless. Find the minimum value of P. Find the minimum value of P. ठीक है, ये हाइट आपको 50 mm गिवन, ये 50 हाइट mm आपको गिवन है। दिस इज फोर्स P, ये P फोर्स लग रहा है, ठीक है। बाकी वेट कितना लिखा है, 10 किलो न्यूटन लिखा है। रेडियस 250 mm, रेडियस इज 250 mm। तो आपको P का वैल्यू निकालना है। अच्छा, P का कौन सा वैल्यू? मिनिमम वैल्यू ऑफ P। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू के लिए ऊपर चले जाएगा ना, बट एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू की तो रिक्वायरमेंट होगी जिसमें ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये लिखा है कि सिलेंडर इज रोल्ड अप अगेंस्ट अ ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल का हाइट 50 mm दे रखा है, एंड लास्ट में पूछा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ P, P का मिनिमम वैल्यू बताना है जिसमें ये सिलेंडर आपका रोल हो जाए। अब मिनिमम वैल्यू वो वैल्यू होगी जिसमें ये जस्ट रोल करने वाला है, मतलब जस्ट अबाउट टू रोल,
वरना पी का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है जिसमें आगे चले जाएगा, वो रोल कर जाएगा, बट एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू होगी। अच्छा, जब ये रोल करेगा, जब ये सिलेंडर रोल कर रहा होगा, तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि यहाँ का कॉन्टैक्ट क्या होगा, कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा। और अगर कॉन्टैक्ट लूज हो गया तो क्या यहाँ पे कोई रिएक्शन बनेगा? फिर कभी रिएक्शन नहीं बनेगा। तो आप जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आप ये पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे कि रोल होने वाली कंडीशन पे आप देख रहे हो तो कांटेक्ट नहीं होगा, कांटेक्ट नहीं है तो रिएक्शन भी नहीं है, तो फ्री बॉडी डायग्राम में आप रिएक्शन शो नहीं करोगे बी के थ्रू। और अगर आप चेक करते तो टोटल कितने फोर्सेस लगेंगे फिर सिलेंडर में? तीन। तीन कांटेक्ट अभी ए के साथ तो मेंटेन्ड है, तो तीन फोर्स और अबाउट टू मूव वाली कंडीशन, मतलब हम एक मोमेंट के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन अज्यूम कर सकते हैं। मैं रोलिंग कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि एक फोर्स जिसमें जस्ट ये रोल करने वाला है, तो आपने एक मोमेंट ऐसा लिया जिसपे आप इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो। तीन फोर्स और इक्विलिब्रियम आप अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम, और बी पे रिएक्शन नहीं बनेगा बिकॉज क्योंकि जब ये रोल करने वाली पोजीशन पे होगा तो कांटेक्ट लूज कर चुका होगा। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम, तीन फोर्सेस दिखाओ, इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर। sir. 48.97. ठीक है, when cylinder rolls from point B, contact will lose, so no reaction. और एक ये रिएक्शन आर। ठीक है, अब अंडर द एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस बॉडी है एंड आप इक्विलिब्रियम किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे आप इक्विलिब्रियम कंडीशन अज्यूम करते हो, तो तीनों फोर्स कंकरेंट। यही कंडीशन है कि जब भी तीन फोर्सेस होंगे और बॉडी आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में अज्यूम कर रहे हो तो तीनों फोर्स क्या होंगे? कंकरेंट होंगे। ये चीज याद रखना हमेशा, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये चीज बहुत हेल्प करने वाला है कि जब भी बॉडी में आपको तीन फोर्स दिख रहे हैं एंड बॉडी आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में अज्यूम कर रहे हो, तो आपको ये कंसीडर करना है तीनों फोर्स कंकरेंट होंगे। अगर कंकरेंट नहीं होते हैं तो बॉडी कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो नहीं सकती। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो ये कंकरेंट होंगे,
ठीक है, तो ये कंकरेंट है, तो फिर आप सॉल्व करो आगे इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगा के। ठीक है, कौन सा वाला? हाँ तो डब्ल्यू सही है, पी हमें दे रखा है, फिर हाँ बिल्कुल सही है। आर कांटेक्ट से हमेशा रिएक्शन डेवलप होगा, कांटेक्ट से हमेशा रिएक्शन डेवलप होगा। अब आप ये तो है, ये तो रेडियस के लिए मैंने बनाया जस्ट, ये तो रेडियस है। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है? हाँ यस एग्जैक्टली। लेकिन जब भी आप लामिज लगाओगे ना, तो एक चीज याद रखना, लामिज में जनरली मिस्टेक ये हो जाता है, या तो आप टूवर्ड्स द पॉइंट फोर्सेस दिखाओ या अवे दिखाओ। फिर कभी ऐसा करके सॉल्व मत करना, ये दो आपने टूवर्ड्स दिखा रखे और एक अवे दिखा रखा है। हमेशा या तो टूवर्ड्स द पॉइंट फोर्सेस दिखाओ या अवे फ्रॉम द फोर्सेस, अवे फ्रॉम द पॉइंट फोर्सेस दिखाओ। ठीक है, तो या तो लामीज लगाओ या फिर आप इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो आपके पास अवेलेबल है इससे सॉल्व कर लो। अच्छा एक चीज, सबसे पहली बात तो ये 50 mm दिया है, ये आपके पास कितना है और ये कितना है? ये 250 है, ये भी 250 है। ये हाइट आपके पास बेसिकली बची कितना फिर? 200। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ये आपके पास 200 बचा। ठीक है, ये 200 बचा, ये टोटल 250 है। अगर आपको ये एंगल निकालना है तो आपको ये डायमेंशंस ये पता होना चाहिए ना, फिर उसके हिसाब से। हाँ 7.49, 7.5 है बेसिकली आंसर, करेक्ट। आपको एंगल निकालना है तो आपको ये डायमेंशंस कंसीडर करके तो आप एंगल निकालोगे ना। तो ट्रायंगल ये बन रहा है ना, ये वाला, दिस। तो 250 ये एक बन गया हाइपोटेन्यूज। ये लेंथ आप निकाल सकते हो, ये वाली। लेट्स सपोज को मैं नाम दे रहा हूँ, ये क्या है, ए है ना, तो इसको हम सी एंड सी ए, ठीक है, इसको मैंने ए बी सी ए लेंथ आप निकाल सकते हो, सी ए लेंथ आप निकाल सकते हो। क्योंकि ट्रायंगल कौन सा बनेगा, लेट्स सपोज सेंटर ओ है, तो सेंटर ओ ये ए है और ये सी, ऐसा कुछ। ओ ए आपके पास 250 है, ठीक है। ये लेंथ कितना बचा आपके पास? नहीं 200 नहीं, ये 50, ये तो 50 है। ये समझ में आ रहा? सेंटर ओ, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट ए, तो ओ सी ए, तो ये 250, ये 50, ये आप निकाल सकते हो कितना हो जाएगा, अंडर 250 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा के। अरे ये एक सेकंड, ऊपर 200 है, सॉरी ऊपर 200 है। ये वाला आपके पास 50 है तो ऊपर 200 है, दिस इज 200। ये आपके पास 200 है तो ये अंडर में आ जाएगा 250 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर, बस। तो ये आपके पास डायमेंशन मिल गया, तो आप बेसिकली एंगल निकाल सकते हो। एंगल निकाल के फिर आप लामिस थ्योरम लगाओ, या उससे भी इजी पता तरीका क्या है, आप मोमेंट जीरो ले लो अबाउट पॉइंट ए। वैसे आप पहले एंगल निकालोगे फिर लामिस थ्योरम अप्लाई करोगे, तो दूसरा तरीका ये, वैसे आप लामिस से भी सॉल्व करो, आंसर निकालो सेम आएगा। आप एक काम करो, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए जीरो कर दो। मोमेंट अबाउट पॉइंट ए जीरो करते हो तो आपके पास कौन कौन से फोर्सेस हैं? एक पी और एक डब्ल्यू है ना, एक पी और एक डब्ल्यू है। तो पी का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए कितना होगा डिस्टेंस? पी तो पहली बात क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना, पी वाला फोर्स पॉइंट ए के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेशन, तो पी इंटू डिस्टेंस 200। और डब्ल्यू कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, डिस्टेंस कितना होगा, सी ए, डिस्टेंस सी ए आ जाएगा। डब्ल्यू आपका ओ से लग रहा है ना वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है मुझे, ए पे मोमेंट निकालना है बिकॉज ऑफ डब्ल्यू, तो डिस्टेंस सी ए कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो माइनस डब्ल्यू का वैल्यू कितना है 10 किलोन्यूटन इंटू सी ए का वैल्यू है अंडर 250 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां से आप पी का वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हो। अदरवाइज आप क्या करो, लामीज अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप एक एंगल निकाल लो सबसे पहले, तो ये वाला एंगल
जो भी थीटा बनता है, तो एक बार एंगल मिल जाएगा तो उसके बाद इजीली मैं अप्लाई कर सकता हूँ लामीस थ्योरम। ठीक है, ये मैंने रेडियस के लिए दिखाया था, ठीक है, ये फोर्स नहीं है कोई, जस्ट वो रेडियस के लिए हमने लिखा था। लामीस के लिए तो मुझे एंगल निकालना पड़ेगा, तब जाके मैं करूंगा सॉल्व। सर बेटर है कि आप ये काम कर लो, क्योंकि मोमेंट इक्विलिब्रियम तो आप ऑब्वियसली बात है, मैंने जब इक्विलिब्रियम कंसीडर किया है ना तो मेरे पास सारे ऑप्शन है इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करने के लिए कोई भी। तो लामीस अगर मैं सॉल्व करता हूं तो एंगल कितना बनेगा वैसे यहाँ पे, दिस एंगल 38.65, ठीक है 38.65, तो P डिवाइडेड बाई एंगल हो जाएगा आपका साइन 180 माइनस 38.65, और मुझे किसके अबाउट पता है, वेट मुझे पता है 10, W के अपोजिट एंगल कितना होगा, हाँ 90 प्लस 38.65, चेक करो आंसर सेम ही आना चाहिए। सेम आ रहा आंसर, एंगल 36.86 30 36.86 36 36.8, 86 ठीक है 36.86, ठीक है, तो सेम आना चाहिए आंसर है। तो लामीस थ्योरम अप्लाई आपने करी, ये क्या है, यूजिंग लामीस थ्योरम, और यहाँ पे हमने सिंपली मोमेंट इक्वेशन से सॉल्व कर लिया। तो पहले आप एंगल फाइंड आउट करोगे फिर लामीस, तो जो भी आपको बेटर लगता है, चाहे लामीस से करो चाहे मोमेंट जीरो करके, क्योंकि आप देखो क्वेश्चन में बोला मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पी, क्वेश्चन में बोला मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स पी, मतलब वो उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जिसमें ये रोल करने वाला होगा, जस्ट अबाउट टू रोल, जस्ट अबाउट टू रोल होगा तो ये कॉन्टैक्ट लूज करेगा तो यहाँ रिएक्शन नहीं बनेगी, बट रोलिंग करने वाली पोजीशन में बन चुका है, और उस मोमेंट के लिए मैं एक इक्विलिब्रियम कंडीशन अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, आपने इसमें फोर्स लगाया, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट हुआ हल्का सा, ऐसा नहीं कि पूरा आगे मूव कर गया, ये ऊपर थोड़ा सा लिफ्ट हुआ, रोल करने वाली कंडीशन में आ चुका है, उस मोमेंट पे हमने इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करके सॉल्व किया है इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था क्लियरली कि मिनिमम फोर्स की जब भी आप बात करते हो उस वक्त आपको ये देखना है कि जस्ट मोशन क्या होने वाला हो, जस्ट अबाउट टू स्टार्ट द मोशन या जस्ट अबाउट टू मूव, वो कंडीशन हम अज्यूम करते हैं, और उस कंडीशन में हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करी, चाहे आप लामिस से करो चाहे ऐसे करो। ठीक है, तो दोनों मेथड आप लिख लेना, दोनों ही मेथड, चाहे मोमेंट जीरो करके चाहे लामिस यूज करके। ठीक है, क्लियर है सभी को? ठीक है, बाकी ऑनलाइन जिनका सबका आंसर आ चुका है, ठीक है सही है। तो ये हमारा जो चैप्टर है इक्विलिब्रियम वाला, ये यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, आप तो सब व्हाट्सएप वाले ग्रुप में तो ऐड ही हो ना सब? अच्छा आप नहीं हो ना, ठीक है चलो मैं वो मैम से बोल दूंगा। तो इसका एक असाइनमेंट है, बेसिकली असाइनमेंट है, बेसिकली टेस्ट फॉर्म में ही है, तो मैं उसको ग्रुप में डाल दूंगा, तो उसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ऑलमोस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस होंगे उसमें ऑलमोस्ट, तो उनको प्रैक्टिस कर लेना, इक्विलिब्रियम चैप्टर से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो ट्रस्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रस्ट, मंडे से, सैटरडे आपका ऑफ रहेगा, मंडे से स्टार्ट करेंगे हम ट्रस्ट। ठीक है, ठीक है, मंडे से हम फिर स्टार्ट करते हैं ट्रस्ट वाला टॉपिक। ठीक है, बाकी इन जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए उनको एक बार दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो, और असाइनमेंट को जरूर मंडे तक कंप्लीट कर लेना। सैटरडे संडे आपके पास टाइम है,
तो वो असाइनमेंट जरूर कंप्लीट कर लेना, आपको मिल जाएगा आपको, ठीक है, व्हाट्सएप में मिल जाएगा या फिर ऐप में होगा तो ऐप में मिल जाएगा, वो नोटिफिकेशन आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बट अटेम्प्ट जरूर कर लेना वो सारे क्वेश्चंस, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, देखो मैकेनिक्स में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। जस्ट आप एक क्वेश्चन करके आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा कि मैं सारे क्वेश्चन कर लूंगा, ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं कभी जस्ट एक क्वेश्चन करने से। जब तक आपने एक टॉपिक में सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे ना, तो कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा नहीं। कॉन्फिडेंस जब भी आपका डेवलप तभी होगा जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने काफी क्वेश्चन करे हैं क्लास में, बट उसके अलावा भी असाइनमेंट होगा जो टॉपिक रिलेटेड, उसके क्वेश्चंस भी आपको करने, एंड क्वेश्चंस करने से ही कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, ठीक है। फॉर्मूला पता सबको है, आंसर नहीं आता है जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रैक्टिस। ये चीज अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो ये चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो फिर मंडे को मिलते हैं एंड ट्रस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मंडे वही सेम 5, मंडे सेम 5 पेज चलेगा।